तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक हुई इज फेलिंग इंडिया बाय ध्रुव राठी। तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही कहना है, रेस्ट इन पीस टू ऑल ऑफ देम। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और एक चीज़ और कहनी है, लाइक ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, नॉट इवन इन इंडिया बट वर्ल्ड लेवल पे ये चलता आ रहा है। हमेशा ये कहा गया है कि चाहे दो देशों की लड़ाई हो, चाहे दो राजाओं की लड़ाई हो, चाहे किसी की भी लड़ाई हो, उसमें आम इंसान नहीं पिसना चाहिए। आम इंसान का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक काफ़ी शर्मसार कर देने वाली बातचीत है बड़ी, कि आप इतने हद तक गिर गए कि आपने आम इंसानों पे फायरिंग करी। और जात पात का टॉपिक तो मैं अभी उठा ही नहीं रहा, एक ग्राउंड स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। जाति या और किसी चीज़, पॉलिटिकल थॉट्स, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए ध्रुव बोलेगा, मैं सुनूंगा। बट एक आम इंसान जिसका जिस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ एक टूरिस्ट बन के अपनी फैमिली के साथ घूमने गया, तुमने उस पर फायरिंग कर दी। लाइक कम ऑन मैन, यू डोंट हैव द बॉल्स टू फाइट विद आवर आर्मी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपणे। इसके अलावा आईएफ यार मौत कैसे लिखी होती है। एक इंसान जो यूएई में काम करता है, उसी पॉइंट पे, उसी वक्त पे, उसी जगह पे अवेलेबल हो गया जहाँ पे ये सब हुआ, और उसी दौरान डेड हो गया। लाइक टाइम का, वक्त का, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है। यूएई में बैठा इंसान, यूं तो है नहीं यूएई से रोज के रोज इंसान आ रहे हैं, लाइक वो आउट ऑफ नोवेयर हंड्रेड्स में से फाइनल में जाके 1% का थॉट होता है कि चलो यार चलते हैं। उस चलो यार चलते हैं कि थॉट में ये सब हो गया। लाइक आईबी और नेवी के ऑफिसर्स, अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहां घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। LPU creating placement आपके records. घर में खाने तक की कमी है पड़ी और आप उनसे पंगे लेते हो जो पानी देते हैं। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक यह सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तायबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी
इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया। आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी युवाओं के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी यह रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया आने वाले दिनों में एक फिदायीन हमला करने के लिए। यह ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है। यह वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद दार। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल्ड लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनरीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट किया गया है मिदूरा और लाम त्राल विलेजेस में। इस इनपुट में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाका यार मेरे को एक बात बताओ, मतलब एक ग्राउंड स्केल की बात है। मेरे को पता है कि बड़े लेवल पे मैटर काफ़ी अलग लेवल पे चलता है, बट एक ग्राउंड स्केल पे एक ह्यूमैनिटी लेवल की बात है। बड़ी ये चलो जो हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता है, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बट वो करने की नीड क्या थी? मेरे को ये नहीं समझ आता है माइंड बिहाइंड डूइंग सच शिट क्या होता है। बदला लेना है, बदला ले लो, क्या कर लोगे? अब ये करके तुमने क्या उखाड़ लिया? जिंदगी में कौन सी सेटिस्फैक्शन मिल गई? मेरे को बस इस चीज़ की क्लैरिफाई दे दो कि हाँ हमको ये सेटिस्फैक्शन मिल गई, हमने एक परिवार तबाह कर दिए, 26 परिवार तबाह कर दिए, 12 परिवार ऑलमोस्ट तबाह करने वाले थे जो बच गए किस्मत से, और उसके अलावा तुम पूरे एरिया में खौफ पैदा कर गए। उसके बाद क्या इज्जत क्या कमाई तुमने? वहाँ पे तुम्हारे पाकिस्तान में जाके वापसी तालियां बजी तुम्हारे लिए, या तुमको मेडल चढ़े, तुमको करोड़ों के प्लॉट मिल गए? क्या ऐसा अलग एक्स फैक्टर क्या हो गया? अल्लाह जी मिल गए तुमको? क्या मिला कुछ भी नहीं। बस एक माइंडसेट है बड़ा कि हमको ये चीज़ें करनी है। क्यों करनी है किसी को नहीं पता। क्यों बदला लेना है? किस चीज़ का बदला लेना है? मतलब हम अपने आप को इंसान बोलते हैं और हम जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे इंसान होते हैं असलियत में। हम मतलब एक वर्ड था, क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कहा वो बोला था एक अच्छे इंसान ने बोला था कि हम इंसान इस तरह के हैं असलियत में। के पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपोरा या पंपोर में किया जा सकता है। ये इलाके पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए अटैक के कनेक्शन में वांटेड था। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया। इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर एतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, मे बी कोई
इंटीरियर पालतू शायद से, जिसको सब पता था फिर भी उसने होने दिया। कोई पीक लेवल की पावर लेके जो बैठा हो। मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आइडिया ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा। बट कोई ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है ऑर्डर देने की, अपने जो भी कहे हुए शब्द हैं उनको फॉलो अप करवाने की, उसमें से कोई, मेरे को नहीं पता वहाँ पे कौन बैठा होता है, इसलिए मैं किसी का डेडिकेटेड नाम नहीं बोल रहा हूँ। जिसके पास पूरी पावर थी इस चीज़ को हैंडल करने की, उसने अगर नहीं करा है तो शायद से वही पार्ट हो सकता है। आपको नहीं पता तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है। एग्जैक्टली यहीं पे ही पॉइंट उठता है। लाइक मेरे पास ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है नहीं, तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। बट ये बात बिल्कुल सही है कि सवाल तो आपसे ही करा जाएगा। आप सुप्रीम लीडर हो हमारे पूरे देश के, तो आपसे ही सवाल करा जाएगा कि ये सिक्योरिटी का क्या इशू है पड़ा कि लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। आर्मी में कहाँ दिक्कत आ रही है, लीडर्स में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है जो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। इवन जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक भाई नॉर्मल स्केल पे बात करें ना, अगर 100 लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं और सब ईमानदार हैं और सबको एक इंसान की भी लीड मिलती है, एक इंसान की भी लीड मिलती है, तो भी वो चौकन्ना रहेगा। ऐसे ही चलना देखा जाएगा वाली बकचोदी नहीं करेगा जो हुई है इस मतलब सारे सिचुएशन में हुई है। लाइक ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम इंसान पे बात नहीं आनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए। जिसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उनको डैमेज नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो सुप्रीम लीडर जी हैं हमारे, वो भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। बट अगर हम अपने ही देश में सेफ नहीं है तो हम कहाँ पे जाके सेफ होंगे? आई डोंट नो। सरकार से सवाल करने की, ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी।
थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की वहाँ क्या भाई, जैसी कश्मीर की कंडीशंस है बड़ी, इतने ज़्यादा सीन हो चुके हैं, आपको तो उसके हर गली में सिक्योरिटी देने की जरूरत है। और आई डोंट थिंक हमारे पास 150 करोड़ की आबादी में आर्मी के बंदों की कमी होगी, आई डोंट थिंक सो। 150 करोड़ में से भाई मतलब 1% भी अगर ले तो भी कितना ज़्यादा बैठ जाएगा, कितने लोग बैठ जाएंगे आर्मी फोर्स में। और बॉर्डर पे हर गली चौबारे में एक ना एक आर्मी ऑफिसर होना ही होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, स्पेशली कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ पे आए दिन ये सब होता रहता है, हर रोज होता रहता है। लाइक अभी भी अगर हो जाए तो भी बड़ी बात है, जो होएगा नहीं, मेरे को भी नहीं लगता कि होएगा, क्योंकि यह सब चलता ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर, लोग मरते हैं, लोग याद करते हैं थोड़े दिन, फिर भूल जाते हैं, फिर लाइफ आगे चलती है, फिर लोग दोबारा मरते हैं। तो ये तो साइकिल चलता ही रहता है, चलते रहता है। बट जो बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट बैठे हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कश्मीर की हर गली में सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर मूवमेंट पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ये प्रोवाइड करी जा सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कश्मीर इतना बहुत ज़्यादा वास्ट है पड़ा कि आप वहाँ पे एक आर्मी फोर्स का बंदा भी नहीं रख सकते, एक गली में रखा जा सकता है भाई, सब हो सकता है। और जो भी वो होते हैं इनके टेंट वगैरह होते हैं, उन लोकल टेंट्स को बढ़ाना चाहिए, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी ही करनी चाहिए। मैं हरियाणा में रहता हूँ भाई, हमारे साइड में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे साइड में मतलब आई डोंट थिंक हो भी पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारी आबादी ही बहुत कम है बड़ी जो ये सब करती है। की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है, 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को, अभी मैंने कहा जैसा कि इनको क्राइटेरिया ऑफ पासिंग एन एग्जाम इतना हाई रखना है कि एक जो काफ़ी सरकारी स्कूल से पास आउट इंसान, मैं सही बता रहा हूँ भाई, सरकारी स्कूल से पास आउट हुए लड़के जितना आर्मी को पसंद करते हैं ना, उतना शायद से किसी स्कूल के नहीं करते होंगे। वो लोग सिर्फ इसलिए क्रैक नहीं कर पाते ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने कभी ये सब पढ़ाई नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे बहुत कचरा होता है सरकारी स्कूल में, टीचर नहीं आता है, बकैती चलती है सिर्फ और सिर्फ। और वो इंसान सक्षम है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के, जस्ट बिकॉज उसके पास वो प्रॉपर स्टडी नहीं है। इन्होंने क्राइटेरिया इतने बड़े बड़े सेट करे हुए हैं कि वो क्रैक ही नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण उनका आर्मी का सपना ही रह जाता है और नहीं कर पाते प्रोटेक्ट। और भाई थोड़ा सा क्राइटेरिया को अगर इजी रखा जाए तो आर्मी में कितने लोंडे तैयार है भाई, हमारे देश के बहुत लोंडे तैयार हैं। काफियों का तो सपना होता है ये पैदाइश से लेके बड़े होने तक, बूढ़े होकर मर जाने तक, कि हमको यार आर्मी में जाना था, हमको आर्मी में काम करना था। कितने लोगों का ड्रीम होता है। इवन अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स कोटा पे भी सिलेक्शंस होती हैं, उसका भी क्राइटेरिया काफी टफ रखा गया है। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट देखिए। यहां लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही है, इसे सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने के अटेम्प्ट। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था, मैं बोला नहीं, मैं कहा इनको बस पैसे बचाने अपने और कुछ नहीं, मैं जस्ट बोलने वाला था। अरे भाई तुम कमाल करते हो, मतलब कितना टैक्स चबाओगे, कितना जीएसटी चबाओगे, कितना हराम का खाओगे, कितना मतलब लोगों की ज़मीनें हड़पोगे, क्या क्या तुमने कर करके पैसा बना लिया हर तरह से। गुड सर्विस टैक्स तुम ले रहे हो, उसके अलावा जो नॉर्मल टैक्स होते हैं वो तुम ले रहे हो, गरीब आदमी से पैसा तुम हड़पी जा रहे हो, मिडिल क्लास तुम पीसी जा रहे हो, अमीरों को तुमने सिर पे बिठा रखा है।
मतलब कहाँ जाए? इतना पैसा देने के बाद भी अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी सबसे मेन चीज़ है, वही नहीं दी जा रही। हमें तो छोड़ो भाई, कश्मीर वालों को नहीं दी जा रही जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो फिर भी अपना कर लेंगे कैसे तैसे, हमारे यहाँ पे हो जाता है, हमारे यहाँ पे लोंडे तेज है, कर लेंगे। वो बेचारे कहाँ जाए? उनको तो एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। इतना तो यार मतलब कमाल होगी। आर्मी वालों को तो तुम अपना सैलरी वगैरह दे सकते हो, अच्छे खासे अमाउंट में बंदे रख सकते हो भाई। कल को आज वो 6 आके 26 मार गए, कल को वो 60 आके 2600 मार जाए, तुम क्या पाड़ लोगे? तुम्हारे पास वहाँ पे एक इंसान नहीं खड़ा प्रोटेक्शन के लिए, क्या पाड़ लोगे तुम? जो तुम्हारे पास लीड्स आ रही है तुम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगलों को 6 को पावर मिली मारने की, अगलों ने 6 ने 26 को मार दिया, 12 को घायल कर दिया। कल को अगले को पावर मिलेगी, वो 6 करके डिवाइडेड अलग अलग एरिया में जाके 2600 मार देंगे। क्या पाड़ लोगे? क्या सफाई दोगे? कहाँ तक दोगे? रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन पर पैसे बचाना चाह रही है और इसलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। Guess what? कोई नहीं आया या जान करके भेजा नहीं गया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो दिन ज्यादा कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे। बस ये कर दो और घर जाके रोटी चबाओ। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जरा मोटा मोटा नेता હવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ પેટથી કાઢ હેલિકોપ્ટર गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा की है। नीता अंबानी की नेकलेस की कीमत 500 करोड़ की है। शादी में खर्च हुआ 5000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडो। As I said before. गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर Y+ Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान, हाँ ये तो मैं भी कहूंगा कि उनको ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है, वो जस्टिफाइड है। बट अगर इनको नहीं मिल रही है, उनको मिल रही है तो जस्टिफाइड नहीं है। दोनों को मिलनी चाहिए और आई गेस इन लोगों से ज़्यादा कश्मीर वालों को मिलनी चाहिए। और एटलीस्ट कश्मीर वालों को इतना तो अथॉरिटी दे दो, अगर तुम बंदे नहीं देना चाहते उनको लाइसेंस की बंदूक तो दे दो, एटलीस्ट सेल्फ सेफ्टी तो एटलीस्ट वो रख सके थोड़ी बहुत। अगर कोई कल को गोली चला भी दे तो एटलीस्ट इतना तो हो कि मैंने भी मार दिया, ख़त्म करो मैटर भैंस की आँख। इंसान मारे गए, वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स के सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को ही देख लीजिए, कितनी ओवरवर्क्ड है। बार बार पुराने वीडियोस में मैंने इसकी बात करी है। पुलिस की संख्या डबल करने की जरूरत है देश में। पुलिस को ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके, देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं। पुलिस के लेवल पे तो आई डोंट थिंक बेटर हो सकता है इस देश में। बहुत मिनिमल, बहुत रेयर हैं बड़े जो ईमानदार है, बहुत रेयर है ये। और चलो ये शायद से हो भी जाए, एजुकेशन के लेवल पे इंसान समझ जाए, आने वाली जनरेशन थोड़ी बहुत इस मामले में समझदार हो जाए, हो भी जाए, वो एक अलग लेवल है। आर्मी एक अलग लेवल है। आर्मी एज अ सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस एज अ सिक्योरिटी से, क्योंकि यार आर्मी इज़ आई गेस वे बेटर ट्रेंड देन
पुलिस ऑफिसर्स की तो बंदूक में जंग लग जाता है, उनकी यूज़ में नहीं आती। आर्मी ऑफिसर्स की ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस होती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कश्मीर जैसी जगहों पे, बॉर्डर पे, हर जगह पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी भी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई तो लानत है अपनी ज़िंदगी पे। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पर यार बख्शा नहीं जाएगा इज नॉट द कंसर्न। जो हुआ वो क्यों हुआ इज द कंसर्न। अचार डालेंगे, अब उनको मार भी दिया तो वो 6 आए थे, तुम 600 मार दो, अचार डालेंगे, क्या करेंगे? तुम 600 मारोगे, वो फिर से आ जाएंगे, वो 600 मारने आ जाएंगे। तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे हाल है बड़े, तुम्हारे पास सिक्योरिटी है नहीं, बंदे तुम्हारे पास है नहीं। जो गए हैं उनका भुगतान तुम कैसे करोगे? पैसा दे के करोगे, इज्जत दे के करोगे, एप्रिसिएशन दे के करोगे, या सबके सामने माफ़ी मांग के करोगे? कैसे करोगे? उस चीज़ की रिप्लेसमेंट तुम्हारे पास नहीं है। और जो हो गया सो हो गया, वो तो मैं कहूँगा ही, बट इन फ्यूचर भी तुम इसका हिसाब ले लोगे, उसके बाद जो वो करेंगे उसका हिसाब कैसे लोगे, उससे प्रोटेक्ट कैसे करोगे, उसके जवाब कहाँ पे पड़े तुम्हारे पास? तुमने एक बार भी ये कहाँ पे कहा है कि हाँ हम आर्मी फोर्स को बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे? वो सब बातें कहाँ हैं? मुद्दे की बात वो है, बदला लेना इज़ नॉट द कंसर्न, आगे की सिक्योरिटी बढ़ाना इस मेन कंसर्न है। खड़ी उन्हें जल्दी से सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने का? क्या आपकी सरकार अश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान को अश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए थे, लेकिन आम लोगों को ऐसी अश्योरेंस कौन देगा? बात यहां यह है दोस्तों कि कोई सरकार यहां इतनी जहमत क्यों उठाएगी किसी सोल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगाती है। खैर, अपने मुद्दे पर यार देखो, मेरा पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कुछ भी ज़्यादा ओपिनियन नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है एक जो चीज़ की कमी है हमारे यहाँ, वो है छूट की कमी। ये किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ खासा जानता नहीं हूँ। ऑफकोर्स इंडिया से काफ़ी लोगों का हाथ रहा होगा इसके होने में, मैं मना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल रहा होगा। काफ़ी सारे लोग होंगे बिके हुए या फिर पालतू होंगे जिन्होंने इसमें सपोर्ट करा होगा, तभी ये एक्शन हो गया, नहीं तो नहीं हो सकता था। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है पड़ा, वो ये है कि आपने पावर ही नहीं दी हुई है। अगर आप पावर दे देना कि हाँ उनकी एक गोली चलना तो दूर, उनके हाथ में बंदूक भी दिख जाए तो तुम ठोकने की पावर रखो, हम अपने आप देखेंगे। वैसी अगर पावर अगर मिले ना, और सिक्योरिटी बढ़ जाए सबसे पहले तो, और उसके बाद ये पावर मिल जाए कि एक इंसान के हाथ में बंदूक दिखने तक पे भी उसको शॉट डेड करो, तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बंदूक लेके कैसे घूम रहा है, उसको शॉट डेड करने की पावर रखो। वो अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टांग पे मारो, हाथ पे मारो, हम इससे पूछताछ करें। अब घंटे की पूछताछ भाई उसने ले दे के भाई बोलना कि पाकिस्तान से हूँ भाई, मैंने तो ये करा था, क्या पढ़ लोगे उस इन्फॉर्मेशन का? वो बंदे मारता जाएगा तुम्हारे, तुम टांगों पे गोलियां चलाते रहना ऐसे ऐसे चिक 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 करके। भाई यहाँ पे ठोको, यहाँ ठोको, फारिग करो ना मैटर, वो पावर दो ना उनको। और पावर भी तब आएगी ना जब बंदे आएंगे, बंदे ही नहीं है पड़े वहां पे अवेलेबल ग्राउंड पे। वापस आए, जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, इनह्यूमन हैं, कंटेम्प्ट के लायक हैं। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने विक्टिम्स के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी।
भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि इन फर्जी राष्ट्रवादियों को नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तभी तो राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। ये मृतकों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने यह बेहद ही भद्दा पोस्ट किया। एक गिबली स्टाइल इमेज जिस पर कैप्शन लिखते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा लिखा कि किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समय ज्यादा जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से दो बातें साफ दिखती हैं। पहला यह कि जातिवादी अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि यही तो क्वेश्चन होता है, क्यों? वो एक इंसान है, वो अपने मूवमेंट को एंजॉय करना चाहता है। तुम एक इंसान हो, तुम अपने मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, क्यों छेड़ना है फिर भाई? उसको करने दो ना, उसको जो करना है लाइफ में। उसका जात पात धर्म से तुमको क्या लेना देना भाई? वो अपनी जिंदगी है बड़ी, वो अपनी शादी में एंजॉय करना चाहता है, घोड़े पे जाना चाहता है, जाने दो ना भाई। क्या है ये कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं? काश मैं भी कहीं और रहता, इस देश में ना रहता। करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है दोस्तों कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरती एलिमेंट्स मुसलमानों में भी हैं दूसरी साइड पर। ऐसे मुसलमानों को आप यहां देख सकते हो जब हमले की खबर आती। ये मैंने डाली है, ये मैंने अपलोड करी है। ये सब ने हंसने वाले इमोजी डाले हैं है पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे हरियाणवी हो या मराठी हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करें। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नडा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना हो, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम, यानी हम लोग वर्सेस वो लोग।
इस जहरीले प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद। यार देखो, ये सब बातें एक तरफ हैं, एकता वगैरह जो भी है पड़ा, ये सब एक तरफ है पड़ी बातें, बट एंड ऑफ द डे इंसान बुरा नहीं होता है, सॉरी धर्म बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा होता है। जो भी करता है इंसान बुरा करता है, धर्म बुरा नहीं करता है, चाहे किसी का भी हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है पड़े, इलॉजिकल है पड़े मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर मी। ये सब बातें इलॉजिकल है कि हाँ मुस्लिम होगा तो ऐसा होगा, हिंदू होगा तो वैसा होगा, कोई और होगा तो वैसा होगा। मैं नहीं मानता ये चीज़ें, आई एम सॉरी, मैं कभी मानूंगा भी नहीं। मेरे हिसाब से इंसान घटिया होता है, इंसान अच्छा होता है, धर्म किसी का घटिया नहीं होता है। धर्म से सब अच्छे होते हैं, चाहे किसी का कुछ भी कहता हो, कैसे भी कहता हो, इंसानी तौर पे आप कैसे हैं वो मैटर करता है। इंसानी तौर पे अगर मेरे पड़ोस में कोई घटिया है तो वो घटिया ही है, वो घटिया ही रहेगा, ख़त्म बात। इसमें धर्म का, जात पात का, किसी भी चीज़ का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अगेन कहना चाहूँगा जिनके साथ ये सब हुआ है, रेस्ट इन पीस एंड मोर पावर टू देयर फैमिली। एंड जल्दी से जल्दी इसका वो है। अभी पता है क्या होएगा यार, तुमको मैं फेयर बात बताऊँ, अब अगर अटैक हो गया, हमने कर दिया, लोगों को मार दिया या जिंदा पकड़ के ले आए या कुछ भी हो गया, उसके लिए तुम जो हुआ है वो भूल जाओगे और तालियां मारोगे कि वाह यार क्या बदला लिया है। जो हुआ है वो क्यों हुआ है का क्वेश्चन कोई भी नहीं करने वाला। इसका जैसे ही एंड होएगा, एक पॉइंट पे आके हमारे आर्मी के बंदे या फिर कोई भी इंसान, जो भी कह लो तुम, जो भी तुम बोलते हो, वो जाके अटैक कर देंगे, लोगों को मार देंगे वहाँ पे जाके, तो तुम तालियां मारोगे, वाह मोदी जी वाह, आपने क्या काम करवाया है, क्या बदला लिया है। बट वो हुआ क्यों, वो कोई भी नहीं पूछेगा। वो चीज़ गलत है। वो आगे की सिक्योरिटी का सवाल करो, क्यों हुआ है वो सवाल करो, आपने क्या किया है वो सवाल करो, और आगे चल के क्या करेंगे वो भी सवाल करो। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन रियलिटी ऑन पहलगाम अटैक बाय ध्रुव राठी। भी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।